Question number 1. Mr. Sitaram was an employee in a company which is not covered by the Gratuity Act. अब ध्यान रखना, जो हम ग्रेचुइटी सॉल्व करेंगे वो नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से करेंगे। अभी जहाँ पे ग्रेचुइटी वाला पॉइंट आएगा वहाँ पे मैं आपको वो फॉर्मेट जो है, जो फॉर्मूला है वो दिखाऊंगा भी, ठीक है। The following particulars are available regarding his income for the year ending 31st March 2024, ठीक है। सैलरी 47,000 पर मंथ, तो 47,000 इंटू 12 फुली टैक्सेबल हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बताया था, रिटायरमेंट में भी सेम सैलरी वाला जो फॉर्मेट होता है वो चलेगा, ठीक। डियरनेस अलावेंस ₹3,000 पर मंथ अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये डीए रिटायरमेंट है और डीए चाहे रिटायरमेंट पे हो ना हो फुली टैक्सेबल होता है, ठीक है। अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब डीए ऑन रिटायरमेंट है। ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 1 जनवरी 2024 आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, तो इन्होंने मिस्टर सीताराम ने 32 साल की सर्विस दी है उस कंपनी में, उसके बाद रिटायर हुए हैं एंड रिसीव्ड अ पेंशन ऑफ 25,000 पर मंथ। तो हमने पढ़ा था कि जो प्राइवेट एम्प्लॉई हैं उनको जो पर मंथ पेंशन मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक। तो यहां देखो आप सीधे सीधे कि रिटायर कब हुए, 1 जनवरी 2024 को, ठीक। हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल से, अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा और मार्च 2024 में खत्म होगा, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पहले के जो 9 मंथ्स हैं उसमें आप सैलरी लोगे 47,000 इंटू 9। तो ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि 47,000 इंटू 12 करोगे वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भाई ये 1 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं, यानी कि इस प्रीवियस ईयर में इन्होंने केवल 9 महीने की सैलरी ली होगी और उसके बाद यहाँ आ जाना और लिखना पेंशन। तो जो बचे हुए 3 महीने यानी कि 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, तो पेंशन 25,000 इंटू 3 कर देना, वो पेंशन हो जाएगा। समझ में आया? 9 महीने की सैलरी और 3 महीने का पेंशन, ठीक। आगे ग्रेचुइटी ऑफ ₹8,20,000, तो ग्रेचुइटी वाली वीडियो में हमने पढ़ा था वो डिपेंड करता है कि ग्रेचुइटी कवर्ड वाला है या फिर नॉट कवर्ड वाला है। तो यहाँ पे नॉट कवर्ड वाला है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले नॉट कवर्ड वाले में ये लगता है, सैलरी निकालते हैं, बेसिक सैलरी, एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स लेते हैं बेसिक सैलरी, प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट, प्लस डियरनेस पे, प्लस कमीशन ऑन सेल्स। और ध्यान रखना, कवर्ड और नॉट कवर्ड लग जाने से बहुत अंतर हो जाता है क्वेश्चन में, तो इसीलिए पहले ये नोट करना कि क्या है, ठीक है। और ये जो एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ है, प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। फिर लिखोगे आप लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, जो ये वाली सैलरी आएगी उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना जितने साल उन्होंने सर्विस की है उस कंपनी में, और वो राउंड ऑफ नहीं करोगे। ध्यान रखना, ये राउंड ऑफ, नॉट राउंड ऑफ क्या होता है ये ग्रेचुइटी वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। फिर एक्चुअल अमाउंट ऑफ जो ग्रेचुइटी रिसीव्ड होगी उसको यहाँ पे लिख दो। फिर उसके बाद 20 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट होता है, ठीक है। तो इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा अमाउंट उसको एग्जेम्प्ट कर देना और एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड में से माइनस कर देना, तो आ जाएगा टैक्सेबल ग्रेचुइटी और उसको फॉर्मेट में लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है ही ऑल्सो रिसीव्ड ₹4 lakh from the unrecognized provident fund of which he was a member। प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में ही हमने पढ़ा था कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जब भी पैसा मिलता है तो उसका सैलरी में तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन अगर वो रिटायर हो गए हैं तो हम इसका हाफ अमाउंट जो है वो टैक्सेबल कर देते हैं। तो क्योंकि मिस्टर सीताराम रिटायर हुए हैं, रिटायर होने पे उन्हें अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से इतना अमाउंट मिला है, तो इसका आधा अमाउंट आप टैक्सेबल कर देना, ठीक। हमको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज ऑफ मिस्टर सीताराम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, अज्यूमिंग दैट सैलरी एंड पेंशन इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। अब ध्यान देना, इस वाली लाइन से इस क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि सैलरी और पेंशन जो है उसी महीने की आखिरी तारीख को मिल जाती है। अगर यही चीज अगले महीने की पहली तारीख को मिलती सैलरी और पेंशन, तो फिर इसका कैलकुलेशन दूसरा हो जाता। लेकिन ये भले ही लास्ट डे को मिल रही है लेकिन उसी महीने को मिल जा रही है ना, तो इसी वजह से इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे हम कैलकुलेट करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है।
सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का। सबसे पहले फॉर्मेट बनाना, सेम जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी में बनाते थे वैसे ही बनाना। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। तो ध्यान रखना सैलरी और रिटायरमेंट में फॉर्मेट बिल्कुल ही सेम होता है, बस ये रिटायरमेंट का अलग चैप्टर इसलिए बना दिया है ताकि आप हर टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या इसमें लेते हो, सैलरी। तो जितनी चीजें सैलरी में आती थी वो तो आएंगी ही, बस इसमें रिटायरमेंट वाली चीजें ऐड हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो रिटायर हो गया है। तो सैलरी ध्यान रखना, भूल से भी जो सैलरी है उसको 12 महीने की मत ले लेना। यहाँ पे जो सैलरी है वो 9 महीने की आएगी। क्यों, ये भी बता देता हूँ आपको लिख के। देखो हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो स्टार्ट होगा अप्रैल 2023 से। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया 2024 और ये हो गया 2023। ठीक है, हुआ क्या था कि मिस्टर सीताराम जो है ना 1 जनवरी को रिटायर हुए हैं। कहने का मतलब वो जब यहाँ पे रिटायर हो गए हैं तो इन 9 महीनों को उन्होंने बस सैलरी ली होगी। रिटायर होने के बाद किसी को सैलरी थोड़ी ना मिलती है, तब तो पेंशन मिलता है ना। तो यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सैलरी 9 मंथ्स के लिए लोगे आप। ठीक, तो 47,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 इसीलिए कर रहे हैं। समझ में आया? 4,23,000 आउटर कॉलम में लिखो सीधे। उसके बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पे दे रखा है डियरनेस अलावेंस। तो डियरनेस अलावेंस ये है रिटायरमेंट पे हो ना हो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो ये है कितना, 3,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, अब ध्यान देना ये भी, जैसे सैलरी को केवल 9 मंथ्स के लिए लिए हो तो डीए भी जब तक वो नौकरी कर रहे होते हैं तभी तक मिलता है, रिटायर होने के बाद डीए नहीं मिलेगा। तो ये इन्होंने केवल प्रीवियस ईयर में 9 महीने नौकरी की है क्योंकि जनवरी को तो वो रिटायर ही हो गए, तो डीए भी जो है वो भी 9 मंथ्स का ही लोगे। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो 3 9 27,000 हो गया यहाँ पे। ठीक, उसके बाद बोला गया है वो 1 जनवरी 2024 को रिटायर हुए हैं 32 साल की कंप्लीट सर्विस के बाद और उन्हें पेंशन मिला है 25,000 पर मंथ। तो पेंशन जो होता है पर मंथ वाला वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। ये देखिए, पेंशन जो मंथली बेसिस पे मिलता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो यहां लिखो पेंशन, और कितना रुपए पर मंथ इनको पेंशन मिल रहा है, 25,000 रुपए। कब तक के लिए लोगे भाई, सिंपल सी बात, वो 1 जनवरी को रिटायर हुए हैं तो 1 जनवरी से ही अब उनको सैलरी मिलना बंद हो जाएगी। 1 जनवरी से अब वो पेंशन उठाएंगे। तो 1 2 3 25 3 75,000। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है ग्रेचुइटी। तो आप वीडियो को बैक करो, जहां पे ग्रेचुइटी वाला पॉइंट आया था मैंने पूरा फॉर्मूला जो होता है ग्रेचुइटी का वो मैंने दिखाया है। ठीक है, तो अब मैं सीधे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। दूसरी चीज, यहां इन्हें ग्रेचुइटी मिली है 8,20,000। तो जो हम ग्रेचुइटी टैक्सेबल ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन करते हैं वो उस पर डिपेंड होता है कि एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेचुइटी एक्ट और नॉट कवर्ड। तो आप क्वेश्चन की पहली लाइन पे गौर करना, लिखा है नॉट कवर्ड। तो जब नॉट कवर्ड लिखा है तो ये दूसरी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये जरूर पकड़ना बात को, नहीं पकड़ोगे आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां नॉट कवर्ड वाले से हम सॉल्व करेंगे। तो स्पेस छोड़ दो, वहां पे हेडिंग डालो ग्रेचुइटी, और ना हो तो ब्रैकेट में लिख लो कि नॉट कवर्ड, वरना आप भूल जाओगे। तो नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सब मैंने समझा रखा है। ठीक, सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं सैलरी, जिसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। कहने का मतलब ये, इससे जो 10 महीने पहले सैलरी होगी ना, यानी कि मार्च 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक की जो सैलरी होगी उसका एवरेज निकाल के यहां पे लिखना आप। ठीक है, बेसिक सैलरी, उसके बाद फिर एकदम सेम फॉर्मूला होता है जैसे पहले पढ़ते हैं, डीए रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है, तो बेसिक सैलरी देखो, अब इनकी क्या थी कि थ्रू आउट द ईयर
सेम सैलरी थी, कितनी थी 47,000, यानी कि इनकी मार्च में भी 47,000 थी और दिसंबर तक इनकी 47,000 पर मंथ थी, तो एवरेज भी कितना आएगा 47,000। फिर भी आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं, देखो 47,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10, उतना ही आया 47,000। अब आप कहोगे यार हर बार ऐसे ही आएगा, नहीं, कई बार आपको क्वेश्चन में ग्रेड पे दिया रहेगा और सैलरी चेंज होता रहता है, तो उस केस में सैलरी एवरेज दूसरा आएगा। तो आप 10 महीने की सैलरी को डिवाइड करना 10 से, मतलब जस्ट बिफोर द रिटायरमेंट वाले 10 महीने के, ठीक है। तो ये आ गया 47,000 रुपए, यहां लिख दो। क्वेश्चन में बोला है डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक, तो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, यानी कि रिटायरमेंट पे है, कितना है 27,000। क्वेश्चन में डियरनेस पे और कमीशन सेल्स नहीं है, तो 47,000 प्लस 27,000 कर दो, ये हो गया 74,000। अच्छा नहीं, देखो यहां पे एक गलती हो जाएगी, हो गई है मेरे से, आप मत करना। जब बेसिक सैलरी हम ले रहे हैं एवरेज लास्ट 10 महीने का, तो डीए कैसे हम पूरे साल का ले सकते हैं, डीए भी हम एवरेज ही लेंगे, ठीक है। तो बेसिक सैलरी ले रहे हैं एवरेज, तो 47,000 आ रहा है, डीए आप 10 महीने का एवरेज देख लो कितना आएगा, तो डीए भी थ्रू आउट द ईयर सेम था, तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, इससे 10 महीने का डीए आ गया, डिवाइड कर दो 10 से, यानी कि एवरेज डीए भी आ गया 3,000 रुपए, ठीक है। तो ये मेरे से गलती हो गई थी, वो आप मत करना। 47,000 प्लस 3,000 लोगे, यहाँ पे डियरनेस पे और कमीशन सेल्स नहीं है, तो ये हो गया 50,000 सैलरी, ठीक है। अब हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले हम लेते हैं हाफ मल्टीप्लाइड बाय सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, और ये नॉट कवर्ड है तो ये नॉट राउंड ऑफ होगा, कहने का मतलब ईयर राउंड ऑफ नहीं होगा, जो सीधे सीधे ईयर है वही आ जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करो, यहां लिखो हाफ मल्टीप्लाइड बाय सैलरी बेसिक मत ले लेना, ये वाली सैलरी लेना, मल्टीप्लाइड बाय 50,000, और वैसे क्वेश्चन में राउंड ऑफ नॉट राउंड ऑफ वाला कुछ कंफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि ये सीधे सीधे 32 साल की कंप्लीट सर्विस किए हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो 32 से, ठीक है। तो सॉल्व कर लो इसको, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 8 लाख रुपीज। $8 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट में लेते हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड। तो इन्हें कितना ग्रेचुइटी मिला है, 8,20,000 रुपए मिला है इनको, ठीक। और थर्ड पॉइंट पे हम लेते हैं मैक्सिमम लिमिट। तो ग्रेचुइटी के केस में मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख रुपीज, ठीक। अब इन तीनों में से आप खुद देख लो कौन सा अमाउंट लीस्ट है, तो साफ साफ दिख रहा है ये 8 लाख वाला, ये लीस्ट है, यही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो जब टैक्सेबल ग्रेचुइटी आप निकालोगे, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड माइनस लीस्ट लिख लो या एग्जेम्प्टेड ग्रेचुइटी लिख लो, तो एक्चुअल में मिला था इनको 8,20,000, इन तीनों में लीस्ट जो था वो है 8 लाख, तो वही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि टैक्सेबल ग्रेचुइटी कितना होगा, वो हो जाएगा 20,000 रुपए, ठीक है। समझ में आ गया, 20,000 रुपीज को अब आप फॉर्मेट में पुट कर दो। ग्रेचुइटी के बाद क्वेश्चन में है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो ये हमने प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में पढ़ा था कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का जब भी अमाउंट रिटायरमेंट के समय पे मिले तो हाफ अमाउंट को टैक्सेबल कर देना। तो यहां लिखो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड
मिला कितना है इनको, सीताराम को 4 लाख रुपए, उसका हाफ अमाउंट टैक्सेबल कर दो, यानी कि 2 लाख रुपए। समझ में आया? उसके बाद और कुछ दे नहीं रखा है, ऐड कर लो इन सबको। 4,23,000 प्लस 27,000 प्लस 75,000 प्लस 20,000 प्लस 2 लाख, ये हो गया 7,45,000। अभी ये क्या आया है, ग्रॉस सैलरी। भाई जैसे एकदम सैलरी में कैलकुलेट करते थे वैसे ही करना। सैलरी का फॉर्मेट जो है वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप देख लेना। लेस करना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फिक्स्ड होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अभी इसका अमाउंट अभी फिलहाल तो फिक्स है 50,000 रुपए। बाकी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं तो इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता, वो वैसे भी यहाँ पे नहीं मिला है। और प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स दे नहीं रखा है, इसी को लेस कर लो। 6,95,000 ये हो गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी।